आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ। हर पेरेंट अपने बच्चे को लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करते हुए देखना चाहता है। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे। लता मंगेशकर जी, वो अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई। तो अगर आप इन दोनों लोगों को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एकेडमिकली ये लोग कोई बहुत सक्सेसफुल लोग नहीं थे, रादर दे वर एक्चुअली बिग फेलियर एकेडमिकली। लेकिन यही फेलियर लोग जब अपने अपने फील्ड में उतरे तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदी को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। कोई भी इंसान अगर अपने आप को एक साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देता है और अपना तन मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा देता है तो ये बिजनेस एक साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम दे देगा। आपकी आंखें आपकी लाइफ के बारे में बता सकती है। यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। आपके ब्रेन की तारें जुड़ी हुई है आपकी आंखों से, और आपकी आंखों की फोटो आपके ब्रेन के अंदर क्या है वो बता सकती है। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो इसी चीज के बारे में काम करते हैं और हमको समझाएगी ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और ये चीज है क्या। मेरी स्टोरी आपकी तरह बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड या सक्सेसफुल नहीं है, राइट, पर फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं दे देता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर संजय गौतम है। मैं पिछले करीब 14 साल से ब्रेन, माइंड और साइकोलॉजी के फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, राइट। और 14 साल की अपनी डिटेल रिसर्च और डीप रिसर्च के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसका नाम है आयरिस एनालिसिस, जिसके बारे में आज हम इस कन्वर्सेशन में बात करेंगे। तो थोड़ा समझाओ ना, ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये काम कैसे करती है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ डेटा शेयर करना चाहता हूँ, सो यू विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सी साहिल, मैं आप ही से पूछता हूँ पहले, यू आर अ मैरिड मैन, यू हैव अ चाइल्ड, ओके, हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? 4.5 साल। 4.5 साल की बेटी है आपका? बेटी है, बेटा है, बेटी है। चलिए, तो अभी जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ साहिल, आप इसको एक फादर के रूप में सुनेगा। जस्ट लिसन टू मी एज ए पेरेंट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, और अगर आप मेरी बात को एक पेरेंट के रूप में समझेंगे तो आप इस टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। साहिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इंडिया में जितने भी क्राइम होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना इसका काम है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट कमिट करते हैं ना। 10,000 हर साल सुनने में हो सकता है एक बहुत छोटा सा नंबर लग रहा हो, लेकिन जब आप इस नंबर को एक्चुअली तोड़ेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जितनी देर में साहिल आप अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर खत्म करते हैं, उतनी ही देर में देश के किसी कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर लेता है। यानी कि इंडिया में हर 1 घंटे, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इंडिया में हर 52 मिनट में, एवरी 52 मिनट्स वन स्टूडेंट इज कमिटिंग। तो इसके पीछे के कारणों के बारे में जब पता करने की कोशिश करी तो जो सबसे पहले कारण उभर के आया वो है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन। आप भी एक पेरेंट है, मैं भी एक पेरेंट हूँ। तो आज की डेट में साहिल क्या हो गया है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करते हुए देखना चाहता है। अभी रिसेंटली 10th क्लास के और 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट भी आए थे, राइट। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे, एकेडमिक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे, और जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बहुत अनड्यू प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। बल्कि अगर किसी स्टूडेंट के 90% से कम मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार इसने तो समाज में हमारी नाक ही कटवा दी। 95, 96, 98, 99% इस तरह का ट्रेंड एक मार्केट में चल रहा है आज के डेट में। तो पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, अब ये क्या बोला होती है? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो एबिलिटीज हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। तो यदि पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में हर बच्चा अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। मैं थोड़ा एग्जांपल जानना चाहूंगा, ये प्रीनेटल क्या हुआ? श्योर। तो 2 सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने बोला, प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी मतलब वो एबिलिटीज जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। 2 सिंपल एग्जांपल देके मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर, दूसरा एग्जांपल है लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे।
लता मंगेशकर जी वो अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई। तो अगर आप इन दोनों लोगों को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एकेडमिकली ये लोग कोई बहुत सक्सेसफुल लोग नहीं थे, रादर दे वर एक्चुअली बिग फेलियर एकेडमिकली। मतलब अगर एक कोई बच्चा 10th क्लास में फेल हो जाए आज की डेट में तो उसको क्या बोलेंगे कि यार बड़ा नालायक है, 10वीं भी पास नहीं हुई तेरे से। ऑन द अदर साइड लता मंगेशकर जी शी नेवर अटेंडेड स्कूल। तो सचिन तेंदुलकर एंड लता मंगेशकर दे वर एकेडमिकली फेलियर, डफर। लेकिन यही फेलियर लोग जब अपने अपने फील्ड में उतरे तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदी को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब साहिल मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप भी एक पेरेंट है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, इस दुनिया में कौन से ऐसे पेरेंट होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी लाइफ में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे? हर पेरेंट चाहेगा, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, उनकी बच्ची किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। तो ये काम कैसे करता है, थोड़ा साइंटिफिकली समझाओ। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी शेयर किया था कि हमारी आईज हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनफैक्ट जो नर्व हमारी आईज और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उस नर्व को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। हमारी दो आंखें हैं और हमारा ब्रेन भी एक्चुअली दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हमारी लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है और हमारी राइट आई की ऑप्टिक नर्व हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो हमारी आईज और हमारा ब्रेन आपस में क्रॉस फंक्शनली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अब बात करते हैं आइरिस की। आइरिस क्या होता है? आइरिस साहिल हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है। कुछ लोगों की आंखें ब्राउन है, कुछ की ग्रीन है, कुछ की ग्रे है, ब्लू है। तो हमारी आंखों का जो कलर पार्ट होता है उसको आइरिस कहते हैं। अब आइरिस एक सर्कुलर शेप में होता है, राइट? अब इस सर्कुलर शेप को आप एक सर्कुलर वॉल क्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आइरिस में अलग अलग जोन्स होते हैं, हर एक जोन हमारी बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और हमारी आइरिस में जो सबसे बड़ा जोन होता है वो होता है 11 और 1 के बीच का। What do I mean by that? आप अपने सामने एक सर्कुलर वॉल क्लॉक विजुअलाइज कीजिए। जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो घड़ी में जब 11:05 होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये हमारी आइरिस में हमारे ब्रेन जोन को रिप्रेजेंट करता है। और ये इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं आपके साथ ये इमेज शेयर कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर एडिटर कि आप इस इमेज को अपने स्क्रीन पे दिखाइए ताकि ऑडियंस रिलेट कर सके कि हम आइरिस में किस ब्रेन जोन की बात कर रहे हैं। तो आइरिस एनालिसिस में ये जो 60 डिग्री का एंगल है जो 11 और 1 के बीच में बनता है, इस पर्टिकुलर जोन का साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस होता है और इसके आधार पर ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होकर आती है और वो रिपोर्ट किसी भी इंसान के बारे में, उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। तो आंखों का कलर भी क्या मेरे बारे में कुछ बताएगा? नॉट ओनली कलर, कलर इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस। कलर के अलावा हमारी आंखों का जो स्ट्रक्चर है, आंख भी गलत शब्द होगा, बेसिकली आइरिस, राइट? तो आइरिस का सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि आइरिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पैटर्न है वो सारे पैटर्न्स हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेन में, हमारे ब्रेन में 10 अलग अलग लोब होते हैं। 5 लोब हमारे लेफ्ट साइड में है, 5 लोब हमारे राइट साइड में है और हमारे जो ब्रेन के टोटल न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्हीं 10 लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आइरिस एनालिसिस के माध्यम से आप बड़ी क्लियरली किसी भी इंसान के ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि उसके जो 10 ब्रेन के लोब हैं उन लोब्स में से कौन सा लोब सबसे स्ट्रांग है, कौन सा एवरेज है और कौन सा वीक है। मतलब बेसिकली जितने लोब्स है सबका कोई स्पेसिफिक काम है, एब्सोल्युटली। और जिसमें जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा, वो उस काम को उतना बेहतर तरीके से कर सके। करेक्ट? तो ये आइरिस एनालिसिस। तो अगर मैं किसी चीज में स्ट्रांग होऊंगा और वही काम करूंगा तो हाई चांसेस है कि मेरे को सक्सेस मिलेगी। नेचुरली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, सी गधे और घोड़े का एग्जांपल लेते हैं। गधा भी दौड़ सकता है, घोड़ा भी दौड़ सकता है, लेकिन अगर किसी गधे को हम मान लीजिए अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार दौड़ने की ट्रेनिंग कराएं, राइट, और उसको दौड़ में और ज्यादा बेहतर बनाएं और 6 महीने बाद उस गधे को किसी घोड़े के साथ रेस में कॉम्पीट कराएं, तो आपको लगता है कि वो गधा कभी भी घोड़े को रेस में हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। जबकि घोड़े को किसी ने दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं कराई, लेकिन यहाँ गधे को प्रैक्टिस कराने के बावजूद भी वो गधा कभी भी घोड़े को रेस में नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि दौड़ना घोड़े की नेचुरल एबिलिटी है, उसे किसी ने दौड़ना सिखाया नहीं है, वो इस गुण के साथ पैदा हुआ है। आप घोड़े को कंपेयर करते हैं चीता से। आप घोड़े को ट्रेनिंग दे दो, अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने घोड़े को दौड़ने की और अच्छी प्रैक्टिस कराओ और अच्छी ट्रेनिंग कराओ और 6 महीने बाद उस घोड़े को चीता के साथ रेस में कॉम्पीट कराया जाता है। लेकिन क्या कभी वो घोड़ा
चीते को रेस में हरा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि चीता इज सपोज टू बी द फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट। अब चीते को तो किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, नोबडी इज टीचिंग हिम हाउ टू रन, लेकिन सबसे तेज दौड़ना चीते की नेचुरल एबिलिटी है, वो इसी काबिलियत के साथ पैदा हुआ है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ बाज का, राइट। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स अक्सर अपनी स्पीच में ये बात बोलते हैं कि बाज इकलौता एक ऐसा पक्षी है कि जब बारिश होती है तो सारे के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, और बाज इकलौता एक ऐसा पक्षी है जो तेज बारिश में भी अपने घोंसले से निकलता, घोंसला तो खैर उसका होता ही नहीं, वो तो पहाड़ों में रहता है, तो वो पहाड़ों से एक ऊंची उड़ान भरता है और उड़ते उड़ते वो बादलों के ऊपर चला जाता है, और नीचे बादल बारिश का अपना कार्यक्रम करते रहते हैं और वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है। और मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर ही बोलते हैं कि बाज बनो, बाज बनो, बाज बनो। लेकिन साहिल, समझने वाली बात यह है कि बाज बना नहीं जाता, बाज पैदा होता है। एक चिड़िया भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहती है, कबूतर भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है, राइट, एक तोता भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है, लेकिन ये लोग तो नहीं उड़ पाते। इनको चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दो, ये तब भी कभी भी बाज की हाइट तक उड़ नहीं सकते, क्योंकि बाज अपनी इनबॉर्न क्वालिटी के दम पे, अपने नेचुरल टैलेंट के दम पे बादलों के ऊपर जा रहा है। उसे किसी ने बाज बनाया नहीं है, वो नेचुरली बाज पैदा हुआ है। तो जिस तरह से चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, जिस तरह से बाज बादलों के ऊपर उड़ सकता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी है, कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें वो फास्टेस्ट है, कोई ना कोई एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से वो आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। अगर एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों की उन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो हर एक बच्चा चीते की तरह अपनी लाइफ में फास्टेस्ट हो सकता है, हर एक बच्चा बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। और इसकी एक्यूरेसी क्या है, साइंटिफिक एक्यूरेसी क्या है? करेक्ट। तो मैं एक्यूरेसी के जवाब में मैं आपको 2 पॉइंट बोलूंगा। एक, हमने अभी तक करीब 1 लाख से भी ज्यादा एनालिसिस किए हैं, और जिन लोगों का एनालिसिस किया है उसके बाद जब इसकी काउंसलिंग होती है तो कस्टमर का फीडबैक ये है कि ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है। हालांकि मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं इस बात से, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट हमने दुनिया के सामने रखा है, और अभी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट बाकी है। हम उस इंप्रूवमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मे बी इस साल के एंड तक इसका वर्जन 2 भी हम दुनिया के सामने रख देंगे। तो अभी इसमें कुछ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, लेकिन उन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट होने के बावजूद भी ये एनालिसिस आज की डेट में करीब करीब 90% एक्यूरेट रिजल्ट डिलीवर करता है। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक गिवन बाय द कस्टमर। अब ये तो कस्टमर के टेस्टिमोनियल के बेसिस में बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा साइंटिफिक की। साइंटिफिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आईज हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, और आइरिस का वो जो 60 डिग्री का जोन होता है 11 और 1 के बीच में, वो हमारे ब्रेन लोब्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। और आइरिस के ऊपर साहिल हम इकलौती कंपनी नहीं है, एक और कंपनी है जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कंपनी भी आइरिस एनालिसिस के ऊपर काम करती है, और उस कंपनी का नाम है गूगल। अगर आप YouTube पे ये सर्च करेंगे मिस्टर सुंदर पिच्चई स्पीच ऑन आइरिस एनालिसिस, तो आपको सुंदर पिच्चई साहब का एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में वो साफ साफ बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी कंपनी आइरिस एनालिसिस के ऊपर काम कर रही है, जिसमें आइरिस को स्कैन किया जाता है AI की मदद से, और AI की मदद से स्कैन करने के बाद AI से ही उसका स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस के बाद उस इंसान की हेल्थ की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि आपकी बॉडी में या किसी भी इंसान की बॉडी में अभी क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस हैं, और आने वाले 5 साल में और क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आइरिस एनालिसिस 100% एक्यूरेट है। इसके ऊपर हम ही नहीं बल्कि गूगल भी काम कर रहा है। हाँ, गूगल इसमें हेल्थ के बारे में काम करता है, और हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो आइरिस चेंज होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? नो, आइरिस डज नॉट चेंज, क्योंकि ये किसी भी इंसान की यूनिक आइडेंटिटी है हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। दे डोंट चेंज। मतलब उसके साइड की चीजें चेंज हो सकती है, अंदर की चीजें चेंज नहीं हो गया। हाँ, जो उसका एक स्ट्रक्चर है, राइट, जो उसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, DNA स्ट्रक्चर है, वो कभी चेंज नहीं होता। वो किसी भी इंसान की पहचान है। ठीक है, और ये काम कैसे करेगा? काम 100% ऑटोमेशन पे करता है। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी 100% ऑटोमेशन पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपना खुद का या अपने बच्चे का आइरिस एनालिसिस कराना है, तो मजे की बात यह है कि उस इंसान को ना तो किसी सेंटर पे विजिट करना है, ना उसे कोई स्पेशल डिवाइस या गैजेट चाहिए, ना उसे किसी टेक्नीशियन की जरूरत है, और ना ही साहिल उसे आपकी और मेरी जरूरत है।
ये सिस्टम 100% ऑटोमेशन पे चलता है। कस्टमर हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेगा और ये डिटेल सबमिट करेगा। सबमिट करते ही उसके मोबाइल या लैपटॉप का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और उस कैमरे के पीछे एआई की टेक्नोलॉजी काम करती है। वो एआई की टेक्नोलॉजी उसके कैमरे के ज़रिए उसकी आइरिस को आइडेंटिफाई करेगी और उसे स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद उसे प्रोसेस करेगी, कस्टमर अपनी डिटेल डालेगा, पेमेंट करेगा और मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर, यस यू आर हियरिंग मी राइट, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर कस्टमर खुद अपनी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट कर लेगा। उसे ना किसी सेंटर पे विजिट करना है, ना कोई डिवाइस चाहिए, ना कोई टेक्निकल बंदा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 24/7 across the world, from any corner of the world, within 2 to 3 minutes, customer he himself can generate his iris analysis report. तो ये सब कर सकता है, छोटे बच्चों का भी हो सकता है, बड़ों का भी हो सकता है। छोटे बच्चों को तो समझ में आ गया मुझे कि हम उनका करियर डिफाइन कर सकते हैं, पर बड़े के लिए फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है, राइट। जैसे कि हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम में 8 अलग-अलग तरह की रिपोर्ट आती हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट का नाम है कॉर्पोरेट रिपोर्ट। तो कॉर्पोरेट रिपोर्ट बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों के लिए। ऑब्वियसली वो लोग ऑलरेडी अपना करियर चूज़ कर चुके हैं। किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई सेल्स में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में, कोई एचआर में, कोई ऑपरेशन में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भई आप अपना ये आइरिस एनालिसिस कराओ और अब आप अपना करियर चेंज कर लो, क्योंकि वो शायद उसके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, चैलेंजिंग होगा। लेकिन ये रिपोर्ट किस तरह से मदद कर सकती है? वो व्यक्ति जो भी कर रहा है, उसका जो प्रेज़ेंट प्रोफ़ेशन है, उस प्रेज़ेंट प्रोफ़ेशन में वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में उसको मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एनालिसिस वर्किंग प्रोफ़ेशनल के लिए बताएगा कि उनका ब्रेन चीज़ों को सीखता कैसे है। 3 अलग-अलग तरीके से लोग चीज़ों को सीखते हैं। एक होता है विज़ुअल, एक होता है ऑडिटरी, एक होता है काइनेस्थेटिक। विज़ुअल मतलब यानी कि वो लोग जो चीज़ों को देख के सीखते हैं। ऑडिटरी यानी कि वो लोग जो चीज़ों को सुन के सीखते हैं और काइनेस्थेटिक वो लोग जो चीज़ों को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। तो ये उनको बताएगा कि उनका ब्रेन चीज़ों को किस तरह से सीखता है। तो अगर उसी तरह से वो अपने पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे, लर्निंग पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे, तो उनका ब्रेन ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये उनको उनकी कॉर्पोरेट एबिलिटी बताएगा कि ये प्लानिंग में बहुत अच्छे हैं या एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, ये कितने अच्छे टीम लीडर हैं या कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं, राइट? इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्या हैं, इनकी लीडरशिप स्किल्स क्या हैं, इनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं। तो कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो-जो क्वालिटीज़ अपने काम को बेहतर बनाने के लिए चाहिए, ये उन क्वालिटीज़ को भी रिवील करेगा और आप उन एरियाज़ में किन-किन एरियाज़ में आप स्ट्रॉन्ग हैं, ये भी बताएगा और किन एरियाज़ में आप स्ट्रॉन्ग नहीं है और उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी बताएगा। तो हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम बेटर और प्रोडक्टिव इन योर करंट प्रोफेशन, ये उस तरह से एक वर्किंग प्रोफेशनल की मदद करता है। एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके देख सकते 100%। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो एक काम करते हैं, ऑन कैमरा हम क्यों ना साहिल, हम आपकी खुद की रिपोर्ट जनरेट करके दिखाएं आपको। ठीक। क्या बोलते हैं आप? ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। मेरा पता भी लग जाएगा करियर सही चुना या नहीं सरा। ठीक है, राइट। ठीक है। साहिल जी, तो जिस तरह से इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपने लैंडिंग पेज पर हूँ, राइट। यहाँ पे एक बटन है राइट टॉप कॉर्नर में, जनरेट एनालिसिस। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद ये मुझे एक नए पेज पर लेकर जाएगा, जहां मुझे सबसे पहले कंट्री का फ्लैग चूज करना है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल बिजनेस। तो पूरे 200 कंट्रीज के फ्लैग्स हैं यहाँ पे, राइट। एंड वी आर प्राउड इंडियन, सो वी आर चूजिंग इंडिया। और कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा यहाँ पे। तो मैं अभी तो सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ फॉर दी प्राइवेसी सेक, एंड फिर मेल आईडी डालेगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कस्टमर ने डाला और उसके बाद सबमिट करेगा। अब जैसे ही इसको सबमिट करेगा तो लैपटॉप का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो आइरिस को स्कैन करेगा। तो मैंने इसको सबमिट किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, राइट। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे वैलिड है। राइट। आप बस लैपटॉप, अभी थोड़ी देर में कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। आप उसे अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा कीजिए आप। सभी खुला नहीं। ओके, तो खुल जाएगा थोड़ी देर में, राइट। खुल गया। हाँ, तो आप देख रहे होंगे आंखों पे रेड हाईलाइट आ रहा होगा, फिर ग्रीन हो जाएगा। हो गया, बस दैट्स ऑल। आप स्क्रीन पे मैसेज देख सकते हैं, हे कांग्रेचुलेशंस, आई एम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रोबोट्स ऑफ द वर्ल्ड, आई एम पावर्ड बाय सुपीरियर लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड चैट जीपीटी, आई हैव सक्सेसफुली स्कैन योर आइरिस एंड रेडी टू जनरेट योर आई टू आई असेसमेंट। Right, it takes less than 5 seconds. Right, users need proper lighting, right angle, and widen your eyes, and that's all. और यही चैट जीपीटी ना, और यही एआई की पावर है कि आज की डेट में एक इंसान जो काम 3 घंटे में करता है, शायद एआई उस काम को 3 मिनट में कर देते हैं। करेक्ट। फिर हम इसमें नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। मैंने इस पे नेक्स्ट क्लिक किया तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ गया है, जहाँ पे हम बेसिकली कस्टमर अपनी डिटेल डालेगा। तो मैंने आपका नाम डाल दिया साहिल खन्ना। साहिल, योर डेट ऑफ बर्थ इज 23 मई 1991।
तो यहाँ सिर्फ बेसिक डिटेल ये पूछता है, कस्टमर का नाम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, बेसिक सिंपल इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं। तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि हमारा सिस्टम एक्चुअली 19 डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में रिपोर्ट जनरेट करता है और इसका कॉम्बिनेशन है 9+9+1। सो दैट मीन्स 9 इंडियन लैंग्वेजेज़, 9 फॉरेन लैंग्वेजेज़, राइट? जिसमें रशियन, जर्मन, फ्रेंच, मैंडरिन ये सारी भाषाएँ हैं और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है व्हिच इज़ इंग्लिश। सो द सिस्टम कैन जनरेट रिपोर्ट्स इन 19 डिफरेंट लैंग्वेजेज़। तो अभी मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, राइट? कंट्री इंडिया डाल दिया। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, सिस्टम में साहिल अलग-अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स। तो पहली रिपोर्ट है टोडलर रिपोर्ट जो 0 से 5 साल के बच्चे के लिए होती है। उसके बाद किड्स रिपोर्ट है जो 6 से 10 साल के लिए होती है। स्टूडेंट रिपोर्ट है 11 से 16 साल के लिए। करियर रिपोर्ट है 17 से 20 साल के लिए। कैंपस टू कॉर्पोरेट रिपोर्ट है 21 से 26 साल के लिए। कॉर्पोरेट रिपोर्ट है 27 साल या उसके ऊपर के लोगों के लिए, और राइट। और फिर एक पर्सनैलिटी रिपोर्ट है, ये सिर्फ एक डेमो रिपोर्ट है। और उसके बाद होल लाइफ रिपोर्ट है, राइट, जो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति करा सकता है। रिपोर्ट के अलग-अलग प्राइसेस हैं। होल लाइफ रिपोर्ट 11,111 रुपए की है, लेकिन अभी क्योंकि हमने इस बिज़नेस को शुरू ही किया है तो हम 50% डिस्काउंट कस्टमर को ऑफर करते हैं। तो होल लाइफ रिपोर्ट 11,111 की जगह 5,555 रुपए मिलती है, और जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उनका जो एक्चुअल प्राइस है वो 6,666 रुपए है, बट 50% डिस्काउंट के बाद वो 3,333 रुपए की मिलती है। तो ये प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। उसके बाद डिस्क्लेमर का बटन है, कस्टमर उस पे क्लिक करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट पे जाएगा। अब जो वो नेक्स्ट बटन क्लिक करेगा तो ये पेज हमें लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। तो कस्टमर वहाँ पेमेंट करेगा, और पेमेंट कर कंप्लीट होने के बाद उसकी रिपोर्ट मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर रेडी होके डाउनलोड हो जाएगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त पेमेंट गेटवे का पेज आ गया। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर डाला जो मेरे यूपीआई से लिंक्ड है। तो यहाँ पे रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, तो मल्टीपल ऑप्शंस है पेमेंट गेटवे के, राइट? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। यूपीआई सबसे कन्वीनियंट लगता है मुझे, तो मैं यूपीआई कर रहा हूँ। 5,000 देखिए, आप कैमरे पे भी देख सकते हैं, 5,686 रुपए 10 पैसे, क्योंकि 5,555 रुपए के ऊपर 2% पेमेंट गेटवे के चार्जेस होते हैं, प्लस उसके ऊपर जीएसटी। तो कुल मिला के 5,686 रुपए 10 पैसे की पेमेंट मैंने करी। ये मैंने अपना पिन डाला। यस, पेमेंट इज डन। इट इज सीन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, कंफर्मिंग पेमेंट, पेमेंट सक्सेसफुल, एंड यस। उसके बाद जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगी तो एक नई स्क्रीन आती है जहां लिखा है डाउनलोड रिपोर्ट। तो मैंने इस डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक किया, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप खुद देख सकते हैं साहिल, ये अब सिस्टम आपके आइरिस को प्रोसेस कर रहा है, राइट? आवर एआई सिस्टम है स्कैन योर आइरिस, इट इज एनालाइजिंग योर ब्रेन न्यूरॉन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो पूरा का पूरा सिस्टम एआई जो है वो आपकी आइरिस को स्कैन करके आपके ब्रेन की रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। अच्छा। Yes, you can see this on the screen, right? It will not take more than 1 minute, right? I'm just reading the text for you. It says that AI is in action. Yeah, so you can see the report is generated, correct? And it says on the screen now it is ready to be saved. So I am saving this on my laptop. Sahil Khanna. Saved. And now the screen says, congratulations for downloading the report of eye to eye iris analysis. Now you can book the counselor for the counseling. So I would like to share with you कि हमने एक पूरी की पूरी काउंसलर्स की कम्युनिटी बनाई है। तो रिपोर्ट जनरेट होने के बाद अगर कोई कस्टमर अपनी काउंसलिंग बुक कराना चाहता है, काउंसलिंग में बेसिकली काउंसलर्स ये बताते हैं कि रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या आया है। तो यहाँ पे एक बटन है बुक अ काउंसलर का, कस्टमर उस पर क्लिक करता है। तो क्लिक करने के बाद उसे काउंसलर्स की पूरी कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। कौन कौन काउंसलर्स हैं, किस लोकेशन से हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी रेटिंग क्या है, उनकी काउंसलिंग फीस क्या है, ये सारी डिटेल कस्टमर देख सकता है। जैसे मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मिस्टर शिवराज हैं, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। स्वाति देशमुख, शी इज फ्रॉम मुंबई। अनिल कुमार पांडे इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई। देन वी हैव मिस्टर हेमंत कुमार फ्रॉम दिल्ली, right? Neha is also from Delhi. Then we have Dr. Deepika Joshi. She is also the chief counseling officer with our organization, and she is from Jaipur. Then Vibhag Mirasgaonkar, Dr. Dhiren Malde, and so on. It's a big community. तो कस्टमर किसी भी काउंसलर के साथ अपनी काउंसलिंग बुक करा सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रेफरेंस, करेक्ट? उस पे कोई एडिशनल चार्ज नहीं है? उसके एडिशनल कॉस्ट है। काउंसलर की प्रोफाइल के बेसिस पे काउंसलिंग की फी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपर्टीज एंड देयर एक्सपीरियंस, करेक्ट? आपके लिए क्योंकि मैं बैठा हूं तो हम आपके लिए काउंसलिंग यहाँ से काउंसलर बुक नहीं कर रहे हैं, तो आपकी काउंसलिंग मैं कर दूँ, ठीक है? अब ये रिपोर्ट जैसे मैंने बोला इज रेडी। सो आई एम ओपनिंग दिस रिपोर्ट। सो साहिल, आप ये पेज देख सकते हैं, इसमें आपकी डिटेल्स पड़े हुए हैं, योर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, राइट? तो ये आपकी रिपोर्ट है जो अभी अभी मैंने जनरेट करी है। और मैं सबसे पहले आपकी रिपोर्ट में आपकी पर्सनैलिटी से शुरू करते हैं।
तो साहिल एक्चुअली जो एक्चुअल काउंसलिंग होती है उसमें करीब 1 घंटा लगता है, राइट? अच्छा। अब क्योंकि हम यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हैं तो मैं पूरा 1 घंटा नहीं लूँगा, राइट? अदरवाइज़ वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको आपकी रिपोर्ट का बस कुछ छोटा-सा जिस्ट दूँगा कि एग्ज़ैक्टली रिपोर्ट में क्या है। उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ एक्यूरेट इज़ द रिपोर्ट। ऐसा कहते हैं जब एक चावल घर में बन रहे होते हैं ना, तो चावल का एक दाना उठा के देख लो तो आपको पता चल जाता है चावल बन गया या नहीं बन गया। एक-एक चावल को उठा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू आपकी पर्सनैलिटी प्लस आपके ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड देन यू कैन शेयर योर फीडबैक। तो लेट मी स्टार्ट विद योर पर्सनैलिटी, ठीक है? साहिल, आपकी पर्सनैलिटी की जो स्ट्रेंथ है, पेज नंबर 12 है रिपोर्ट का जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ और जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ लिखा है, मैं सिर्फ वो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। तो पेज नंबर 12 पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है, "यू हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड गाइड अदर्स इफेक्टिवली।" नेचुरल लीडर हैं आप। आपको लीडरशिप क्वालिटी ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड दी है। तो दूसरों को इंस्पायर करना और दूसरों को गाइड करना, ये आपकी पर्सनैलिटी की कोर स्ट्रेंथ है। सो यू आर अ नेचुरल लीडर। ये कह रहा है कि दैट यू पॉजेस द कैपेसिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। मतलब आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ना, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। आप क्रिटिकली सोचते हो। क्रिटिकली सोचने का मतलब है कि दुनिया से अलग हटके सोचते हो, हाउ कैन आई एक्चुअली मेक इट बेटर। आपको जनरली वो काम करने तो पसंद ही नहीं है जो सारी दुनिया कर रही है, ठीक है? आप हमेशा भीड़ में एक चेहरा बनने की कोशिश करते हो और क्रिटिकली चीजों को सोचते हो कि कैन आई मेक इट बेटर, कैन आई मेक इट बेटर, कैन आई मेक इट बेटर। आपके ऊपर मैं बोलूंगा, मर्सिडीज की है ना जो टैगलाइन है ना, वो आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। मर्सिडीज की टैगलाइन क्या है? दी बेस्ट और नथिंग। तो ये साहिल खन्ना के ऊपर एकदम फिट बैठती है कि अगर साहिल खन्ना कुछ करेगा तो दी बेस्ट करेगा, वरना करेगा नहीं। ऐसा थॉट प्रोसेस है आपका, ठीक है? राइट। उसमें आगे लिखा हुआ है, यू आर इंटरनली ड्रिवन एंड हैव अ स्ट्रांग वर्क एथिक्स। एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इंटरनली ड्रिवन हो, मतलब अगर आपसे कोई काम करवाना चाहता है तो काम आप तभी करोगे जब आप खुद करना चाहते हो, ठीक है? डंडे के दम पे आपसे काम नहीं कराया जा सकता। अंगद का पैर है, एक बार जम गया तो कोई हिला नहीं सकता। तो अगर आपने कोई काम करने की ठान ली तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने कोई काम ना करने की ठान ली तो आपसे कोई करवा नहीं सकता। राइट, यू आर इंटरनली ड्रिवन। अंदर से अगर आवाज आ रही है तो करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है? राइट। उसमें ये भी लिखा है आगे, यू एक्सेल इन कन्वेइंग आइडियाज एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। यू आर प्रीटी गुड इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। और आइडिया को इफेक्टिव तरीके से सामने वाले को कन्वे करना, ये भी आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ है। बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो सामने रख नहीं पाते अपनी बात, पर आपके साथ ऐसा नहीं है। यू आर एक्सेलेंट इन कन्वेइंग योर आइडियाज एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है? एंड इसमें एक और चीज लिखी है लास्ट में, यू जेन्युइनली केयर अबाउट अदर्स। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, रिपोर्ट ऐसा कहती है। यू जेन्युइनली केयर अबाउट अदर्स वेल बीइंग एंड आर कंपैशनेट। मतलब दूसरों की प्रॉब्लम को समझना, दूसरों के लिए कंपैशन फील करना, राइट? वो भी आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ है। मतलब यू आर ए काइंड हार्टेड मैन। रिपोर्ट का मोटा मोटा मतलब ये है। इसमें जो लास्ट लाइन आपकी पर्सनैलिटी में लिखी है वो ये है, यू आर फ्लेक्सिबल एंड कैन इजीली एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन एंड द चैलेंजेस, ठीक है? तो आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, जैसा देश वैसा भेष। तो उस तरह से रिजिड नहीं हो कि भाई सिचुएशन कैसे भी हो मैं तो ऐसे ही रहूंगा, नहीं। आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, आपकी पर्सनैलिटी उसी रंग में रंग जाती है। राइट, तो ये आपकी पर्सनैलिटी की कुछ कोर स्ट्रेंथ है। नाउ आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, गुड बैड अगली, कितना एग्री हो आप इन सब बातों से? पूरा ही हुआ। पूरा एग्री करते हो? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है ना? राइट, आगे देखिए। अब मैं आपसे आपके ब्रेन के बारे में बात करता हूँ मेन, क्योंकि इस रिपोर्ट का जो मेन जिस्ट है, मेन पेज है, वो एक्चुअली ये ब्रेन है। राइट, ये वाला पेज है, पेज नंबर 17। इसका टाइटल है न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपके ब्रेन के जो, जैसे अगर साहिल आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि इसका भी स्क्रीनशॉट हम अपने वीडियो पे लगा दें। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ के समय किसी भी इंसान के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो आप जब जन्मे थे तो आपके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स थे। आज क्या लगता है, कम हो गए होंगे या बढ़ गए होंगे? कम होते हैं कम हो गए होंगे, करेक्ट, यू आर राइट। एक एडल्ट ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स रह जाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करीब करीब 14 बिलियन न्यूरॉन्स जो है वो डोरमेंट हो जाते हैं। तो व्हेन यू आर बॉर्न विद 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का ये वाला पेज, पेज नंबर 17, ये आपके उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देता है कि आपके वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के 10 लोब्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट थे, ठीक है? अब यहाँ पे जो हम सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया उठाते हैं, राइट, सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको उठा लेते हैं हम। सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया आपका दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे 13%। जैसे ये, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ।
13 बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके, राइट। पहले मैं इस पेज को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ साहिल। इस पेज के दो पार्ट्स हैं, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। लोअर हाफ में और अपर हाफ में दोनों में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और ये सारे नंबर्स बिलियंस में हैं। इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो इनका टोटल 100 आएगा। तो 100 मीन्स वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अब इन 100 बिलियन न्यूरॉन्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है साहिल खन्ना का, वो बताता हूँ मैं। वो है आपका राइट ऑक्सीपिटल लोब, जिसमें है 13 बिलियन न्यूरॉन्स, राइट। और ये मैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ, राइट ऑक्सीपिटल लोब 13 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये राइट ऑक्सीपिटल लोब करता क्या है साहिल? ये राइट ऑक्सीपिटल क्या करता है? ये है विजुअल अंडरस्टैंडिंग, विजुअल ब्रेन है ये आपका। यानी कि आपको चीजें है ना, आप चीजों को देख के ज्यादा अच्छे से समझते हो बजाय सुन के या करके हो, ठीक है। यू आर एन एस्थेटिक पर्सन। विजुअल अंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस, एंगल, स्पीड, scenic beauty, understanding map, direction and visual aspect of anything। यानी कि किसी भी चीज को विजुअली असेस करना, राइट। जैसे कि जिन लोगों का ये राइट ऑक्सीपिटल लोब स्ट्रांग है तो इसका मतलब वो लोग विजुअली काफी स्ट्रांग है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, राइट। क्योंकि ये सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो विजुअल से डील करते हैं। अब आपने इतना बढ़िया, इतना सुंदर ऑफिस बनाया, इतना शानदार सेटअप बनाया है, राइट। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये बात। मैं तो देखो साहिल आपको जानता नहीं हूँ पर्सनली, आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, पर फिर भी ये बात मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस सारे ब्यूटीफुल ऑफिस के पीछे आपका ब्रेन है, राइट। क्योंकि ये आपके ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। मतलब आप इंटीरियर डिजाइनर को भी फेल कर देते हैं, अरे तो छोड़ यार मैं बताता हूँ तेरे को कैसे करना है, राइट। ये वाला आपके ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। क्या कहते हो आप इस बारे में? हाँ, डिजाइन तो है। डू यू एग्री विद? हाँ, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपके पीछे ब्लैक लाइन है, हाँ वो हल्की सी टेढ़ी थी। हाँ, मैं पॉडकास्ट शूट नहीं कर पाता था, मुझे वो टेढ़ी दिखाई देती। ओके। मुझे आप नहीं दिखाई देता, मुझे वो टेढ़ा दिखाई देता था। क्योंकि विजुअल ब्रेन है आपका, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो और विजुअली उनको बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हो। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग जिनका विजुअल ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, उनका कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जूम कॉल भी अटेंड कर रहे हो किसी से, फॉर एग्जांपल आप मेरे से ही जूम कॉल पे बात कर रहे हो, तो मैंने अपनी बात कर रहा हूँ मैं, और बात करने के बाद थोड़ी देर बाद अगर मैंने अपनी वीडियो ऑफ कर दी, ठीक है, तो यू विल लूज इंटरेस्ट इन द कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन विजुअल है और आपको अब दिखना बंद हो गया है। मेरा चेहरा जो दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अब वो आपको दिखना बंद हो गया है। अब आपको सिर्फ सुनाई दे रही है मेरी आवाज, एंड यू विल लूज इंटरेस्ट कि यार क्या आदमी है, इसने तो वीडियो ही बंद कर दी, राइट। तो इस तरह से आपका ब्रेन काम करता है कि आप चीजों को देख के प्रोसेस करते हो। अगर एक बार आपके ब्रेन ने अगर कोई चीज देख ली तो चीज पूरी तरह से आपके माइंड में छप जाती है। विजुअल मेमोरी आपकी बड़ी स्ट्रांग है। उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लोब आपके ब्रेन का है वो दिखा रहा है लेफ्ट पेरिटल लोब। इसमें भी 13 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये भी इक्वली स्ट्रांग है। और ये पर्टिकुलर लोब क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग, आर्ट वर्क, फिंगर मूवमेंट, हैंड जेस्चर एंड थिंकिंग डिफरेंटली। यानी कि ये आपकी फाइन मोटर स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो एक्टिविटीज जो भी फिंगर से की जाती हैं या रिस्ट वर्क तक, ठीक है, वो एक्टिविटीज आपका ब्रेन बहुत अच्छे से कर सकता है। फॉर एग्जांपल टाइपिंग या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, राइट। मुझे नहीं पता आपका किसी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बजाने का कोई एक्सपोजर रहा है या नहीं रहा, क्योंकि ये चीजें एक्सपोजर पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर आज भी आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से बजा सकते हो। आपका कभी कोई इंटरेस्ट रहा है म्यूजिकल? हाँ, रहा है। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे आप कोई? हाँ, मतलब अभी भी जाता हूँ। अभी बजाते हो, चलो वेरी नाइस। अब आप सोचिए किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फिंगर का कितना बड़ा रोल है। बिना फिंगर मूवमेंट के तो आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा ही नहीं सकते। तो ये वाला जो एरिया है जो आपका लेफ्ट पेरिटल लोब, ये इक्वली स्ट्रांग है, जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। अगर मुझे नहीं पता आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपका आर्ट वर्क कैसा है, लेकिन ये लोब क्योंकि स्ट्रांग है, तो अगर आप आज भी हैंडराइटिंग को सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश करें या कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश करें, तो यू विल बी एबल टू डू इट व्हेन यू डूइंग इट कॉन्शियसली। राइटिंग खराब है मेरी, राइटिंग खराब है। डॉक्टर वाली है। ओके। और आर्ट वर्क वगैरह, कभी कुछ आर्ट का, ड्राइंग का शौक रहा है आपको? पेंटिंग? डिजिटल, मैं बेसिकली थोड़ा डिजिटल वाला रहा, हाँ, तो मेरा एक्सपोजर ही नहीं रहा, मैं ये बोलूंगा आर्ट पे। ओके। तो डिजिटल आर्टिस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि ये एरा जो है ये पूरा डिजिटल का एरा है, बट आपके ब्रेन के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप फिंगर से कमाल कर सकते हो। फिंगर मूवमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा हाईएस्ट लोब मुझे इसमें दिखाई दे रहा है वो है 12.56 बिलियन न्यूरॉन्स।
12.56 बिलियन न्यूरॉन्स कौन से लोब में है? वो है आपके राइट पेरिटल लोब में। अब ये राइट पेरिटल लोब क्या करता है? जैसे लेफ्ट पेरिटल लोब फिंगर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, राइट पेरिटल लोब हमारी फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो आपके ब्रेन का राइट पेरिटल लोब स्ट्रांग है, जो क्या-क्या कंट्रोल करता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, स्पोर्ट्स एबिलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका राइट पेरिटल लोब स्ट्रांग है, भाई वो मेंटली हो सकता है कभी थक जाए, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ उसके अंदर बहुत होती है। आप फिजिकली थकते नहीं हो, आप लॉन्ग आवर्स तक काम करने की एबिलिटी आपके अंदर है। मतलब अगर आपको यहाँ से बॉम्बे भी जाना है ना, तो आप ड्राइव करके भी जा सकते हो, इतना स्टेमिना है आपके अंदर। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट, दो स्पोर्ट्स ये आपका बेस्ट एरिया नहीं है, राइट, लेकिन अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेले तो उसमें काफी अच्छे लोगों को आप मात दे सकते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी बैलेंसिंग, स्टेज पे कैसे खड़ा होना है, हाथों का जेस्चर क्या होना चाहिए, बॉडी बैलेंसिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारे एरियाज आपके बड़े स्ट्रांग है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बॉडी बैलेंसिंग स्ट्रांग है और जिसका नेक्स्ट लोब जो है वो लेफ्ट टेम्पोरल लोब है, और लेफ्ट टेम्पोरल लोब में आपका 10.76 बिलियन न्यूरॉन्स दिखा रहा है, जो कि एक स्ट्रेंथ कंसीडर की जाती है, क्योंकि 10 बिलियन के ऊपर स्ट्रेंथ एरिया है। तो आपका बॉडी बैलेंसिंग स्ट्रांग है और आपका लैंग्वेज स्ट्रांग है, तो ऐसा आदमी स्टेज पे आग लगा सकता है। क्योंकि जब आप सोचो, जब आप स्टेज पे खड़े हो, कोई भी इंसान स्टेज पे अगर खड़ा है, तो उसको अपनी किस स्किल्स को यूज करना है? एक तो उसको अपनी बॉडी मूवमेंट यूज करने हैं, क्योंकि उसे पूरा स्टेज संभालना है, और दूसरा उसे शब्दों से खेलना है। तो आपका बॉडी मूवमेंट और शब्दों से खेलने की कला, ये दोनों ही बहुत ही घातक, बहुत ही जबरदस्त है। तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है, ऑथर बन सकता है, राइट, स्टेज परफॉर्मर बन सकता है। तो ये सारे के सारे काम आप बखूबी कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? स्टेज पे अच्छा होगा बहुत। स्टेज पे अच्छे हो आप, राइट। तो ये रिपोर्ट मुझे तो नहीं पता, देखो मैं तो जैसे मैंने बोला, मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, बट मैं सिर्फ आपकी इस रिपोर्ट को देख के बता रहा हूँ कि आप किन किन एरियाज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। सबसे वीक किस में हूँ? तो एवरेज और वीक दोनों एरिया बताता हूँ मैं, ठीक है। और देखिए क्योंकि ये रिपोर्ट बेसिकली आपकी आइरिस को स्कैन करके बनती है। ये रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या बताती है? ये बताती है आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज, यानी आप किन किन चीजों के साथ पैदा हुए थे इस दुनिया में, ठीक है। तो हो सकता है उस वीक एरिया पे आपने काम करके थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया हो, पर मैं वो बता रहा हूँ जब आप पैदा हुए थे तो किस एरिया में आप एवरेज थे, किसमें वीक थे। जैसे कि मैथमेटिक्स है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये है हमारा लेफ्ट फ्रंटल लोब। इसमें आपकी जो रीडिंग आई है वो आई है 9.42 बिलियन न्यूरॉन्स। और जैसे मैंने बोला 10 के ऊपर अगर जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एरिया कंसीडर किया जाएगा, और 8 और 10 के बीच में अगर है तो ये एवरेज एरिया कंसीडर किया जाएगा, और 8 के नीचे अगर रीडिंग जा रही है तो ये वीक एरिया या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कंसीडर किया जाएगा। आपके केस में लेफ्ट फ्रंटल लोब आपका 9.42 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ है। तो इसका मतलब लॉजिकल मैथमेटिक्स जो है, नंबर्स, कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें, ये आपका वीक नहीं है, लेकिन ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी नहीं है। मैथमेटिक्स आपका टॉप फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इट्स नॉट दैट यू विल डू बैड इन मैथ्स, पर ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है। ये आपका वो एरिया, ये आपका वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। मैं मेहनत ज्यादा कर ली शायद। मैनेज बीइंग अ इंजीनियर मैथ्स बहुत पड़ी है, ओके, इसलिए मैथ्स बाय डिफॉल्ट उसमें है, राइट। हाँ, पर ये आपके ब्रेन की कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं। आपके ब्रेन की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? विजुअल पार्ट। अब एक इंजीनियर को विजुअलाइजेशन भी बहुत एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्योंकि उसको पहले सारी चीजें तो माइंड में क्रिएट करनी है ना, राइट। तो आपका विजुअल क्योंकि स्ट्रांग है, तो वहां पे आपको काफी सपोर्ट मिली। पर जैसे मैंने बोला, मैथ्स वीक नहीं है आपका, 9.42 है। अब अगर इसमें आधा % और जुड़ जाता, मतलब तो ये 10 के ऊपर चला जाता, तो ये स्ट्रेंथ एरिया में आ जाता। तो आप ये कह लो कि ये आपके गुड के जस्ट नेक्स्ट वाला जो एरिया है, मतलब 5 आउट ऑफ 5 ना लगा के 4 आउट ऑफ 5 वाला एरिया है, राइट। तो इट इज नॉट अ वीक एरिया, राइट, बट इट इज नॉट योर दी बेस्ट एरिया। जो एरिया है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे कि इंप्रूवमेंट की जरूरत मतलब जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, वो दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे। एक दो एरियाज हैं ऐसे, राइट। अब लेट्स सी, इसमें एक तो दिखा रहा है आपका वाइल्ड लाइफ वाला जो एरिया होता है, प्रोटेक्टिंग नेचर, इन्वायरमेंट, नोटिसिंग माइन्यूट डिटेल एंड ऑल, यानी कि इसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो नेचर में अपना करियर बनाते हैं। जैसे कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो गया, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो करते हैं वो लोग हो गए, सॉइल की स्टडी करना। तो ये वो प्रोफेशंस हैं जो नेचर से जुड़े हुए हैं। तो नेचर से जुड़े हुए जो प्रोफेशन है, आपका ब्रेन उनके लिए नहीं है। यू कैन एंजॉय नेचर, बट यू कैन नॉट मेक योर करियर इन दोज एरियाज,
ठीक है, उसमें आपको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एरिया आपका वीक की कैटेगरी में जाती है, ठीक है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन पॉडकास्ट बहुत लंबा ना हो, तो इसलिए बस मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। एक दो चीजें मैं इसमें और उठा लेता हूँ, जैसे एक ना आपकी क्रिटिकल एबिलिटीज में एक एबिलिटी मैं उठाना चाहूंगा यहाँ, प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी। साहिल, प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज में आपका जो स्कोर है ना बहुत हाई आया है, 120 आया है। प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी मतलब इट इज योर एबिलिटी टू टेक फिजिकल एंड मेंटल पेन। तो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज आपकी बड़ी स्ट्रांग है। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में, एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में अपना कंट्रोल नहीं खोगे, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन प्रीटी वेल। 120.01 का स्कोर आया इसमें, तो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है आपकी। फिजिकल एंड मेंटल बोथ। स्ट्रीम सिलेक्शन में बात करते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, राइट। तो इसमें देखिए, जैसे आपने बताया आपने कॉमर्स, सॉरी आपने साइंस पढ़ी थी, राइट, पर आपके ब्रेन के हिसाब से आपके लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड स्ट्रीम है ना वो कॉमर्स है। अब ठीक है, उस वक्त तो ऑब्वियसली इस तरह के, पर एमबीए करी मैंने उसके बाद। आपने एमबीए करी है, ओके, तो अल्टीमेटली यू एंटर्ड इनटू मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट बेसिकली। तो कॉमर्स आपके ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड स्ट्रीम है। तो अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, जैसे जैसे कि आपने बोला कि आपने एमबीए की, बाद में जनरली एमबीए कॉमर्स प्लस एमबीए ये होता है नॉर्मल कॉम्बिनेशन, बट अल्टीमेटली इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप एमबीए में गए क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेन में ट्रिगर हो रहा था कि यार मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट सुटेबल स्ट्रीम है। तो ये है आपके रिपोर्ट की, आपके ब्रेन की ओवरऑल रिपोर्ट, राइट। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए वी आर जस्ट कटिंग इट शॉर्ट। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द जिस्ट ऑफ इट, राइट। अब इनफैक्ट साहिल, अभी आप थोड़ी देर पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि कितना एक्यूरेट है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब आप मुझे खुद बताइए कि आपको क्या लगता है, हाउ एक्यूरेट इट इज। बहुत एक्यूरेट है। आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे इसको? 9 अबव, है ना। तो हम भी यही क्लेम करते हैं कि 85 to 90% एक्यूरेसी देती है रिपोर्ट। और देखिए, ये आपको ये नहीं बता रही है कि व्हाट आर यू टुडे, ये एनालिसिस आपको बता रहा है कि व्हाट यू वर व्हेन यू वर बोर्न। ये आपकी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज को बता रहा है, राइट। और उसके बावजूद भी आज अगर आप इसको 9 की रेटिंग दे रहे हैं 10 में से, तो मतलब ये बहुत एक्यूरेसी से रिजल्ट डिलीवर करता है, राइट। तो ये है पूरा का पूरा आइरिस एनालिसिस। ठीक है। तो मेरे पास 2 सवाल निकल के आए यहाँ पे। एक, पहली तो कॉस्ट 5,000 रुपए एक्सपेंसिव नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए? सी हो सकता है 5,000 रुपए कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो। एक्चुअल कॉस्ट, यस यू आर राइट, 5,555 रुपए वैसे एक्चुअल कॉस्ट है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 5,555 रुपए थोड़ा सा महंगा लगे, तो उन लोगों के लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि वो फिर छोटी जो रिपोर्ट्स है हमारी, डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड्स एज, तो उसके हिसाब से वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और वो रिपोर्ट सिर्फ 3,333 रुपए की है। तो वहाँ एक दूसरा ऑप्शन है कि दूसरी रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। ठीक है। और दूसरा आपने बताया काउंसलर के बारे में, तो ये काउंसलर सर्टिफिकेशन होता है, कोई भी काउंसलर बन सकता है, क्या प्रोसेस होता है? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने साहिल। तो मैं आपके साथ और आपकी ऑडियंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस के एक इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन। ये इंस्टीट्यूट यूएस में कैलिफोर्निया में बेस्ड है, और ये यूएस से गवर्नमेंट के साथ एक लीगली रजिस्टर्ड बॉडी है, राइट। सो इट इज ए रजिस्टर्ड बॉडी विद गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, और हम लोगों का उनके साथ एफिलिएशन है। तो कोई भी व्यक्ति जो आइरिस एनालिसिस के बिजनेस को शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक, वो व्यक्ति कम से कम 25 साल की एज का होना चाहिए। सेकेंड, वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। थर्ड, उसे इंग्लिश पढ़नी लिखनी और थोड़ी बहुत बोलनी आनी चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, और उसके बाद उसे इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपने डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने हैं, और उसके बाद उसे एक एग्जाम देना है उसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। उस एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे का एग्जाम होता है, और साइड उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना, वो 75%। 75% से आदमी उस एग्जाम को पास करता है, और उसके बाद वो बनता है आइरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, हर कोई आइरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर बन सकता है? आंसर इज नो। ये बहुत ही एक्सट्रीमली वाइट कॉलर बिजनेस है, हाईली सोफिस्टिकेटेड बिजनेस। दिस बिजनेस इज फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री एंड फॉर एजुकेटेड पीपल। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद सर्टिफिकेशन होता है, तब कहीं जाके कोई भी इंसान आइरिस एनालिस्ट और काउंसलर बनता है। ठीक है, फिर बन गया कोई, उसके बाद में फिर आप उन्होंने तो अपना टूल बना दिया, वो कैसे करेगा? वो खुद से चेक करेगा, कैसे होता है? तो यहाँ पे फिर हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे हम आते हैं। तो वो व्यक्ति जो एक सर्टिफाइड आइरिस एनालिस्ट और काउंसलर बन चुका है, अब वो अगर इस फील्ड में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और वो रोल ये है कि हम उसे आइरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी उसके खुद के ब्रांड पे व्हाइट लेबलिंग करके प्रोवाइड करते हैं।
तो ही विल बिकम, तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो एक्चुअली कोई फ्रेंचाइजी वगैरह का नहीं है, मतलब हम कोई फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लो और फ्रेंचाइजी में आप मेरे ब्रांड को प्रमोट करते रहते हो। जनरली यही फ्रेंचाइजी मॉडल है, क्योंकि जो ब्रांडिंग होती है वो हमेशा प्रिंसिपल कंपनी की होती है। तो यहाँ पे हम आपको फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम आपको ऑफर कर रहे हैं व्हाइट लेबलिंग ऑफ आइरिस एनालिसिस, यानी कि ब्रांड आपका खुद का होगा। आपका जो भी ब्रांड आप रखना चाहते हो उस ब्रांड के ऊपर हम इस सिस्टम को, हम इस टेक्नोलॉजी को व्हाइट लेबल करके आपको दे देंगे, और उसके बाद आप जितनी भी रिपोर्ट जनरेट करोगे उन सभी की सभी रिपोर्ट्स के ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, लोगो सब कुछ होगा। तो ब्रांडिंग आपकी, सो यू विल बिकम अ ब्रांड ओनर ऑफ आइरिस एनालिसिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इस पे क्या है, ये लाइफ टाइम होती है मेंबरशिप, कैसे होता है? हाँ, लाइफ टाइम वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। साल का एक छोटा सा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है विच इज ओनली 25,000 रुपीज एवरी ईयर। जितने लंबे समय तक वो ये मेंटेनेंस पे करता रहेगा उतने समय तक वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। ठीक है, और हर रिपोर्ट पे भी पे करना उसको? हाँ, उसमें एक एआई चार्जेस होते हैं, एआई चार्जेस होते हैं विच इज अराउंड 19%। मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है। कस्टमर 5,555 रुपए देता है और एक रिपोर्ट जनरेट कराता है। अब मान लीजिए किसी ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया आइरिस एनालिसिस का, तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि वो पैसा कैसे कमाएगा। वो व्यक्ति 3 अलग-अलग सोर्सेज से पैसा कमाएगा। नंबर 1, बाय डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। नंबर 2, क्योंकि वो एक ब्रांड ओनर है, तो वो अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज दूसरों को बांट सकता है पूरी दुनिया में कहीं भी। उसके लिए कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। तो नंबर 2 इज बाय अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज ऑफ हिज ब्रांड। नंबर 3, जब ये फ्रेंचाइजीज आगे जाके रिपोर्ट सेल करेंगे तो इनके द्वारा सेल की गई हर एक रिपोर्ट पे ब्रांड ओनर को एक रॉयल्टी मिलेगी। तो ब्रांड ओनर के पास 3 तरह से अर्निंग सोर्सेज हैं: डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट, अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज एंड अर्निंग रॉयल्टी इनकम फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। तो ये 3 सोर्सेज ऑफ इनकम है। अब मैथमेटिक्स समझ लेते हैं थोड़ा सा। कस्टमर 5,555 रुपए की पेमेंट करता है एक रिपोर्ट जनरेट कराने के लिए। इस 5 हैं डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट, अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज एंड अर्निंग रॉयल्टी इनकम फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। तो ये 3 सोर्सेज ऑफ इनकम है। अब मैथमेटिक्स समझ लेते हैं थोड़ा सा। कस्टमर 5,555 रुपए की पेमेंट करता है एक रिपोर्ट जनरेट कराने के लिए। इस 5,555 रुपए में से 19% एआई चार्जेस कट जाते हैं विच इज 1,055 रुपीज। तो 1,055 रुपीज एआई चार्जेस कटने के बाद जो ब्रांड ओनर है उसको 4,500 रुपए मिलते हैं एक रिपोर्ट के ऊपर। अगर उसने वो रिपोर्ट डायरेक्ट सेल करी है तो 4,500 रुपए मिलेंगे, और अगर वो रिपोर्ट उसके फ्रेंचाइजी के द्वारा सेल हुई है तो उसको मिलेगा 1,000 रुपए एज ए रॉयल्टी, और जो फ्रेंचाइजी है उसको मिलेंगे 3,500 रुपए। तो इस तरह से 5,555 रुपए डिवाइड होते हैं एआई चार्जेस प्लस द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांड ओनर और द फ्रेंचाइजी जो भी एप्लीकेबल है। तो इस तरह से पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है। तो इसमें फ्रेंचाइजी और ब्रांड ओनर दोनों पैसा कमाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती और मेरे को कोई बिजनेस करना है, तो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, मेरे को बस सेल करनी है और मुझे पैसा मिलेगा। करेक्ट। इसमें आपका टेक ओरिएंटेड होना या टेक्निकली स्ट्रांग होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेक तो सारा हमने डेवलप कर दिया, ऑटोमेशन पे चल रहा है सारा का सारा काम। तो अगर किसी व्यक्ति को टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है या वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, तो भी कोई भी इंसान इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से इस बिजनेस को कर सकता है। समझ गया। ठीक है, तो अभी हाईएस्ट अर्निंग कोई है आपका, कोई बंदा? सी इस बिजनेस में जो अर्निंग पोटेंशियल है ना, अगर मैं आपको बताऊं, राइट, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड टू नो कि साहिल, अगर मतलब कैमरे पे मैं ये बात बोल रहा हूँ और मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देने वाला हूँ, कोई भी इंसान अगर अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देता है और अपना तन मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा देता है, तो ये बिजनेस 1 साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम दे देगा। मैं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए की इनकम दे सकता है, संभावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को इस बिजनेस में 1 साल के लिए झोंक देता है और अपना तन मन और थोड़ा सा धन इस बिजनेस में लगा देता है, तो ये बिजनेस किसी भी इंसान को 1 करोड़ रुपए की इनकम दे देगा। आप जानना चाह रहे होंगे कि कैसे, मैथमेटिक्स क्या है? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट। इसी आज की डेट में हमारे जो ब्रांड ओनर्स हैं उनकी जो एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है पर डे की, वो है 3 रिपोर्ट्स पर डे। एवरेज की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं अच्छे परफॉर्मर जो डेली की 5 या 6 रिपोर्ट सेल करते हैं, और कुछ लो परफॉर्मर भी हैं जिनका जो डेली एवरेज है वो 1 या 1.5 के आसपास है। तो हम जो बॉटम परफॉर्मर है उनको भी नहीं उठा रहे हैं और जो टॉप परफॉर्मर है उनको भी नहीं उठा रहे हैं, हम एवरेज लोगों को उठाते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्ट्स सोल्ड बाय वन ब्रांड ओनर ऑन अ डेली बेसिस इज 3 रिपोर्ट्स पर डे। एक रिपोर्ट पे उसको 4,500 रुपए मिलते हैं, तो 3 रिपोर्ट के ऊपर उसको मिले 13,500 रुपए। 13,500 रुपए उसकी डेली की इनकम होती है, मल्टीप्लाइड बाय 30,
तो ये हो गया 4,05,000 रुपए। तो 4,05,000 रुपए को राउंड ऑफ कर लेते हैं 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए उसकी मंथली इनकम होती है, वो 3 रिपोर्ट सेल करता है जब रोज की। उसके बाद अगर ये मंथली 4 लाख है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो दैट बिकम्स 48 लाख रुपीज एवरी ईयर। तो ये तो हो गई डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट, वन सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जैसे मैंने बताया, अब ये ब्रांड ओनर अपने अंडर में अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज दूसरों को दे सकता है। अब साहिल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति अपने ब्रांड को एक्सपेंड करना चाहे, अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज दूसरों को बांटना चाहे, तो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने ब्रांड की 2 फ्रेंचाइजी बेचना, सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी बेचना कितना मुश्किल काम है, जरा आप बताइएगा। बहुत आसान है ना भाई, दुनिया भर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, आप तो दुनिया भर के ब्रांड ओनर्स को और बिजनेस ओनर को कंसल्टेंसी देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कहीं और जाने की जरूरत क्या है, साहिल के पास ही आ जाएंगे लोग कि सर मेरे को बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प कीजिए। बल्कि आपका तो ब्रांड इमेज की जो टैगलाइन है वो भी यही कहती है, मेजर ग्रोथ। तो पीपल कैन अप्रोच यू फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस। तो कोई भी इंसान डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से 2 फ्रेंचाइजी बड़े आराम से बेच सकता है महीने में। एक फ्रेंचाइजी सेल होती है 2 लाख रुपए की। तो अगर वो महीने में सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी बेचता है तो उसे फ्रेंचाइजी से 4 लाख रुपए की इनकम मिलती है महीने की। मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट बिकम्स अनदर 48 लाख रुपीज। तो 48 लाख रुपीज डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट, 48 लाख रुपीज बाय अपॉइंटिंग 24 फ्रेंचाइजीज इन अ मंथ, राइट। अभी भी फिर भी, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो 96 आ गया। अभी भी 4 लाख रुपए का गैप है, और ये 4 लाख रुपए का गैप ना सिर्फ ब्रिज होगा बल्कि ये ओवर एक्सीड करेगा। कैसे? क्योंकि ये 24 फ्रेंचाइजी जब मार्केट में उतर के रिपोर्ट सेल करेंगी तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट सेल होंगी उनके ऊपर रॉयल्टी इनकम भी तो मिलेगी ना ब्रांड ओनर को। तो उस रॉयल्टी इनकम से ये 4 लाख रुपए का गैप बड़ी आसानी से कंफर्टेबली ब्रिज हो जाएगा। और कोई भी इंसान, जैसे मैंने पहले बोला, अगर 1 साल के लिए अपने आप को इस बिजनेस में झोंक देता है तो ये बिजनेस किसी भी इंसान को साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम दे देगी। रोड मैप मैंने बता दिया आपको। दिस इज द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। तो अब कितना खर्चा आएगा बताओ? खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। हमारे पास 2 अलग अलग ऑप्शंस है। एक ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो, कैपिटल डूब गया तो ये जितने भी तो वाले लोग हैं ना, इनकी प्रॉब्लम को भी एड्रेस हमने किया है। तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आइरिस एनालिसिस का बिजनेस करना चाहते हैं, पर उनको किसी तरह का डर है, तो उनके डर को हम पूरी तरह से दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को ऑफर करते हैं 100% रिफंडेबल ऑप्शन। उस केस में क्या होता है, 100% रिफंडेबल ऑप्शन में हम उनको आइरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी रीब्रांडिंग करके, व्हाइट लेबलिंग करके उनको देते हैं। उनका ट्रेनिंग, सपोर्ट, एजुकेशन वगैरह सब कुछ हम करते हैं, और इसके लिए उन्हें इन्वेस्ट करने होते हैं हमारे साथ 17 लाख रुपए, 17 लाख रुपीज। तो 17 लाख रुपीज का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, एक इनिशियल एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि भाई आपने हमें 17 लाख रुपीज का पेमेंट किया और इसके बदले में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब ये बिजनेस आप अगले 5 साल तक चलाते हो। इस 5 साल के दौरान आपने जितनी भी रिपोर्ट सेल करी उससे जो इनकम आई वो आपकी, आपने जितनी भी फ्रेंचाइजी बनाई उससे जो इनकम आई वो भी आपकी, आपने जो रॉयल्टी इनकम कमाई वो भी आपकी। और 5 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है और शुरू में ही आपको एक पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है 17 लाख रुपए का, 5 साल बाद की डेट का। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं, आप कंपनी का वो चेक अपने अकाउंट में डाल दो और पूरे के पूरे 17 लाख रुपए आपके अकाउंट में वापस। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा फियर होता है कि यार मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं पर कहीं लॉस हो गया तो लॉस का पूरा सीन ही हमने खत्म कर दिया है। तो पीपल कैन गो फॉर रिफंडेबल ऑप्शन अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई फियर महसूस होता है तो। अब दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, उनको मालूम है कि बिजनेस कैसे रन करना है और वो थोड़ा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार है साहिल। तो उन लोगों के लिए हम ऑफर करते हैं एक नॉन रिफंडेबल ऑप्शन। नॉन रिफंडेबल ऑप्शन में सब कुछ सेम रहता है, बस ये 5 साल के लिए नहीं होता, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो हाफ से भी कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट रह जाती है सिर्फ 8,44,425 रुपए। नाउ ये 8,44,425 रुपए थोड़ा रैंडम सा नंबर है, पर इसके पीछे की कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, आइरिस एनालिसिस का जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो है 5,55,555 रुपए प्लस 18% जीएसटी, प्लस वो जो एग्जाम है जिसकी मैंने बात करी थी, ये भी एफिलिएशन है, उस एग्जाम और सर्टिफिकेशन की जो फीस है वो है $2,222। $2,222 इंडियन करेंसी में 1,88,870 रुपए बनता है आज की डेट में। तो जब आप इन तीनों कॉस्ट को ऐड करते हो तो ये टोटल आता है 8,44,425 रुपए। तो अगर कोई व्यक्ति नॉन रिफंडेबल ऑप्शन चूज करता है तो उसको इन्वेस्ट करना है 8,44,425 रुपए। दैट्स ऑल। तो सबसे पहले थैंक यू। नहीं, थैंक यू नहीं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है,
भाई इसके बाद हम थैंक यू बोल सकते हैं। और ये बहुत ही इस पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेक्शन है वो यही होने वाला है, और वो ये है कि जो लोग आइरिस एनालिसिस के फील्ड में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अगर उनको ये 8,44,425 रुपए की कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, तो उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज नहीं बल्कि बहुत ग्रेट न्यूज मेरे पास है, और वो न्यूज मैं आपके साथ आपके माध्यम से सबके साथ शेयर करना चाहूंगा साहिल। तो वो न्यूज ये है कि आज ये पॉडकास्ट 28 मई 2025 को रिलीज हो रहा है, और आज से ठीक 2 दिन बाद 30 मई 2025 को हमारी कंपनी की पहली एनिवर्सरी है। 30 मई 2024 को हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया था। ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। कंपनी का लीगल नाम है ब्रेनोग्राफिक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो है 30 मई 2024। तो हमारी कंपनी 1 साल की हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी का पहला बर्थडे है, ठीक है। तो हमारी कंपनी का पहला बर्थडे है 30 मई 2025 को, और उसके ठीक 11 दिन बाद यानी कि 10 जून 2025 को मेरा बर्थडे आता है सही, ठीक है। तो कंपनी के बर्थडे से लेके मेरे बर्थडे तक का ये 11 दिन का समय है, और इस 11 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आपका ये पॉडकास्ट देखकर हमें अप्रोच करता है और आइरिस एनालिसिस का बिजनेस शुरू करता है, तो उन लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल ऑफर है। और वो ऑफर क्या है कि इन 11 दिनों के अंदर शुरू के जो 11 कस्टमर है, ओनली फर्स्ट 11 पीपल, नॉट फॉर एवरीबॉडी, इन 11 दिनों के अंदर शुरू के जो 11 लोग हैं जो इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 8,44,425 रुपए नहीं है, यानी कि उन्हें 5,55,555 रुपए जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो नहीं देनी, उसके ऊपर जो 1 लाख रुपए जीएसटी अमाउंट है वो भी नहीं देना। उन्हें देनी है सिर्फ अपने सर्टिफिकेशन, एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन की कॉस्ट, जो कि है सिर्फ $2,222, यानी कि 1,88,870 रुपए। इसके ऊपर प्लस 18% जीएसटी, जो कुल मिला के बनते हैं सिर्फ 2,26,000 रुपए में। तो कोई भी व्यक्ति 30 मई 2025 से लेके 10 जून 2025 के बीच में हमें अप्रोच करता है, तो शुरू के 11 कस्टमर के लिए हम ये पूरा का पूरा सिस्टम उन्हें सिर्फ 2,26,000 रुपए में, ये पूरा का पूरा सिस्टम हम उनको दे देंगे। तो ये है एक बहुत ही स्पेशल ऑफर, ओनली फॉर 11 डेज एंड फॉर द फर्स्ट 11 पीपल। दैट्स ऑल। ओवर टू यू। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, मतलब लॉजिकली सिर्फ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है। हाँ, दैट्स ऑल, सिर्फ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए अब फाइनली थैंक यू और एक और थैंक यू क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और दुनिया के सामने आइरिस एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजी को रखने का मौका दिया। तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच साहिब। थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।